अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग सीरीज। हमारा आज का टॉपिक है OSI लेयर्स के बारे में, TCP लेयर्स के बारे में और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को। लेट्स स्टार्ट। OSI मॉडल के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। कुछ पॉइंट रह रहे थे जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक रेफरेंस मॉडल है कि सेंडर के एप्लीकेशन लेयर से लेके रिसीवर के एप्लीकेशन लेयर तक डाटा किस तरह से मूव करता है, यानी सेंडर से लेके रिसीवर तक डाटा किस तरह से मूव करता है। OSI मॉडल को हम 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हर लेयर के अंदर एक मखसूस काम होता है। हर लेयर अपना काम करने के बाद उसको नेक्स्ट लेयर को जो है ट्रांसफ़र कर देती है और नेक्स्ट लेयर के ऊपर जो है कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेयर और एंड पे फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा जो है मूव करते हुए रिसीवर तक जो है ये डाटा पहुंच जाता है और वहां से फिर रिसीवर के फिजिकल लेयर से ऊपर वाली लेयर एप्लीकेशन लेयर की तरफ डाटा मूव करता है और यूज़र को डाटा जो है रिसीव होता है। OSI मॉडल को ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ने जो है डेवलप किया। इसको हम 7 लेयर्स के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। हर लेयर के अंदर जो है मैनेजेबल टास्क हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो परफॉर्म होते हैं। अगर हम इसकी लेयर्स को डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 4 लेयर जो हैं OSI मॉडल की, यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये परफॉर्म करता है, यानी होस्ट कंप्यूटर पे ये परफॉर्म होती हैं। जबकि जो लोअर लेयर्स हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये नेटवर्क के ऊपर इस पे डिफरेंट टास्क जो हैं ये परफॉर्म होते हैं। तो OSI मॉडल को हम 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद 6th लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, 5th लेयर सेशन लेयर, 4th लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, 3rd लेयर नेटवर्क लेयर, 2nd लेयर डेटा लिंक लेयर और 1st लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट लेयर्स के ऊपर क्या काम होता है। तो सबसे पहले 7th लेयर की हम बात करते हैं, एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर जो है ये एंड यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन लेयर यूज़ होती है डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। एप्लीकेशन लेयर ये एप्लीकेशन नहीं है कोई, बल्कि ये फंक्शन प्रोवाइड करती है किसी भी एप्लीकेशन की तरह से। एंड यूज़र किसी वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी को यूज़ करते हुए अपने डाटा को जो है सेंड करने के लिए यूज़ करता है। इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें और डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे SMTP, HTTP, FTP, FOP3 और इसी तरह से और डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन लेयर यूज़र से डाटा को लेती है और इसके बाद इसको नेक्स्ट जो है प्रेजेंटेशन लेयर यानी 6 लेयर को जो है ट्रांसफ़र कर देती है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर 3 काम जो हैं, मेन 3 काम जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन मीन्स के डाटा जो है किसी फॉर्मेट के अंदर चेंज होता है। वो ASCII कोड हो सकता है, वो BCD कोड हो सकता है, या इस तरह से डिफरेंट और कोडिंग स्कीम जो है वो यूज़ होती है डाटा को कन्वर्ट करने के लिए, उसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे 6 लेयर के ऊपर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन मीन्स के डाटा को सीक्रेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और ये डाटा जब ये एंड यूज़र के पास पहुंचता है वहाँ पे डिक्रिप्शन होती है। डिक्रिप्शन मीन के सीक्रेट फॉर्म से नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा तीसरा काम जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होता है वो कंप्रेसिंग है।
डाटा को कंप्रेस किया जाता है, यानी उस फाइल को कम बनाया जाता है। यानी फर्ज करें अगर एक फाइल जो है वो 10 MB की है तो कंप्रेस करके उसको 6 या 7 MB में उसको कन्वर्ट किया जाता है। कंप्रेस करने से ये होता है कि जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो बैटरी जो है वो कम यूज़ होती है या एनर्जी कम यूज़ होती है। 6 लेयर के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, उसमें SSL, TLS और इस तरह से डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करने के बाद नेक्स्ट ये सेशन लेयर को, 5th लेयर को अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र करती है अपना हेडर लगा के। 5th लेयर के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन होती है, यानी एंड टू एंड कनेक्शन किस तरह से बनता है वो इस 5th लेयर के ऊपर होता है। कनेक्शन के इस्टेब्लिश होने और एंड होने को एक हम सेशन कहते हैं और ये 5th लेयर के ऊपर ये सारे काम होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे होती है। इस लेयर के ऊपर नेटबीन और SAP प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। 5th लेयर अपने डाटा को अपने हेडर लगाने के बाद नेक्स्ट जो है 4th लेयर को जो है डाटा ट्रांसफर कर देती है। 4th लेयर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। 4th लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये एंड टू एंड डाटा को ट्रांसफ़र करती है, यानी जिस एप्लीकेशन में डाटा को ओपन किया गया था उसी एप्लीकेशन की उसी विंडो के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेगमेंट्स बनते हैं। इसके अलावा ये लेयर जो है ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मीन्स के जिस सर्विस के ऊपर या जिस एप्लीकेशन के अंदर डाटा आपका ओपन है उसी में जाके ये एंड यूज़र को वहाँ पे उसी विंडो के अंदर ओपन करती है। कनेक्शन कंट्रोल, यहाँ पे कनेक्शन जो है किस तरह से बनेगा, वो TCP कनेक्शन हो सकता है या UDP कनेक्शन हो सकता है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस कंट्रोल यहाँ पे होता है। TCP जो आपके पास है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP जो है यूज़र डाटा प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो 4th लेयर के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर यूज़ होता है। या तो TCP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है या फिर UDP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। अगर एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत हो और डाटा को रिलायबल ट्रांसफ़र करना हो तो TCP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है और लाइव नशरियात के लिए UDP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस लेयर के ऊपर फ़्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल किया जाता है। फ़्लो कंट्रोल के किस रेट के साथ डाटा को सेंड किया जाएगा और एरर कंट्रोल के अगर कोई एरर आएगा, कोई पैकेट ड्रॉप होगा तो दोबारा कैसे रीसेंड किया जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम करने के बाद नेक्स्ट इसको नेटवर्क लेयर को ट्रांसफ़र कर देती है। 3rd लेयर हमारे पास नेटवर्क लेयर है, जो क्या करती है कि डिवाइसेस को मैनेज करती है, उनके ऊपर एड्रेसिंग करती है उनकी, और उनकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए नेटवर्क लेयर यूज़ होती है। हर डिवाइस के ऊपर, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, प्रिंटर हो या इस तरह का कोई भी नोड हो, हर एक का अपना एक IP एड्रेस होगा जिससे किसी भी डिवाइस को जो है लोकेट किया जा सकता है, उसकी लोकेशन को फाइंड किया जा सकता है। तो ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है एड्रेसिंग के लिए, राउटिंग के लिए और पैकेट्स बनाने के लिए। एड्रेसिंग क्या है कि सोर्स या डेस्टिनेशन, सेंड करने वाला सेंडर या रिसीवर या कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क पे होगी उसका एक IP एड्रेस होगा और वो पूरी दुनिया के अंदर यूनिक होगा और उस एड्रेस के ऊपर जो है डाटा को सेंड किया जाएगा या डाटा को रिसीव किया जाएगा। IPv4 या IPv6 जो है वर्जन जो है यूज़ किया जाता है IP एड्रेस लगाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट काम जो इस 3rd लेयर का है वो राउटिंग का है। राउटिंग ये है कि जब आप किसी भी डाटा को सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है और हर पैकेट के ऊपर जो है IP एड्रेस लगाया जाता है और राउटर दरम्यान में क्या करते हैं कि उन पैकेट्स को डेस्टिनेशंस तक जो सबसे शॉर्टेस्ट और रिलायबल डिस्टेंस होता है उसके ऊपर राउट करते हैं। राउटर्स पैकेट्स को सबसे जो शॉर्टेस्ट और रिलायबल जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर रूट करेंगे और इस तरह से डेस्टिनेशन के पास जो है कोई भी पैकेट पहुंचेगा। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। इसके अंदर एड्रेसिंग होगी, राउटिंग होगी और पैकेट्स बनेंगे। हर पैकेट के ऊपर जो है IP एड्रेस लगेगा
और फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर और रिलायबल डिस्टेंस के ऊपर जो है उस पैकेट को जो है सेंड किया जाएगा। और इसी तरह से दरम्यान में जो राउटर होंगे वो उस पैकेट को जो है फॉरवर्ड करेंगे और उसको जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। नेटवर्क लेयर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास सेकेंड लेयर पे हम आ जाते हैं। सेकेंड लेयर हमारे पास डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक जो है ये रिस्पॉन्सिबल है एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम को। इस लेयर के ऊपर फ्रेम्स बनते हैं और वो एरर फ्री जो है ये लेयर जो है एरर फ्री उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है। और इस लेयर के ऊपर फॉर्मेट जो है वो सेट होता है कि डाटा किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आगे जो है वो सेंड किया जाएगा। यानी वो फिजिकल लेयर के ऊपर है या वायरलेस लेयर्स के ऊपर है, जो भी यहाँ पे आपके पास यूज़ होगा नीचे फिजिकल लेयर के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रेम भी उसी के हिसाब से बनेंगे। इसके अलावा ये रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान जो है वो इंश्योर करती है। इसके अलावा यहाँ इस लेयर के ऊपर हर डिवाइसेस के ऊपर उसका यूनिक फिजिकल एड्रेस जो है वो भी लगाया जाता है। तो इस लेयर के ऊपर फिजिकल एड्रेसिंग होती है, फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल होता है। फिजिकल एड्रेसिंग मीन कि एनआईसी कार्ड जो हमारे पास नेटवर्क के ऊपर लगा होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो उसका एक मैक एड्रेस होगा, 48 बाइट्स का एक जो है एड्रेस होगा, तो वो फिजिकल एड्रेस होगा। और ये फिजिकल एड्रेस यूनिक होगा। जिस तरह से आपके पास एक सिम होती है तो सिम के लिए एक उसका जो है नंबर होता है, इसी तरह से सेम इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जो एनआईसी कार्ड होगा तो उस एनआईसी कार्ड का एक मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस जो है ये इस लेयर के ऊपर जो है पैकेट के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा ये लेयर फ्लो कंट्रोल उसको चेक करती है कि डाटा को जो है किस तरह से किस फ्लो के साथ जो है वो सेंड करना है। इसके अलावा अगर कोई बिट या बाइट्स जो है वो कन्वर्ट होती है, वो चेंज होती है, उसके अंदर एरर आता है, तो उस एरर्स को भी कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल ये है कि अगर एक मल्टीपल यूज़र जो है एक ही केबल को या एक ही सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा यूज़र जो है उस जो है वो तो कौन सा यूज़र जो है वो डाटा को सेंड करेगा, यानी किसकी बारी होगी, किसको एक्सेस दी जाएगी, वो भी डाटा लिंक के ऊपर जो है ये कंट्रोल किया जाता है। तो इस लेयर को फर्दर 2 सब लेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है और दूसरी मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर जो है वो फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल वगैरह को जो है वो मैनेज करती है। और मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर जो है ये एक्सेस कंट्रोल को जो है वो कंट्रोल करती है। सेकेंड लेयर के बाद डाटा जो है फिजिकली ट्रांसफ़र होने के लिए फिजिकल लेयर यानी फर्स्ट लेयर के ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा जो है बिट्स के अंदर या सिग्नल्स के अंदर जो है ट्रांसफ़र होता है, यानी या तो वो केबल्स के ऊपर ट्रांसफ़र होगा या वायरलेस सिस्टम के ऊपर जो है ट्रांसफ़र होगा। अगर वो केबल्स के ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी यानी डीसी करंट के अंदर जो है ट्रांसफ़र होगा, और अगर वो सिग्नल्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो माइक्रोवेव्स या रेडियो सिग्नल या जो भी नीचे हमारे पास सिस्टम होगा उसके हिसाब से जो है आगे ट्रांसफ़र होगा। तो इस लेयर के ऊपर डाटा ट्रांसमिशन होगी, जिसके लिए हम डिफरेंट जो है मोड जो है यूज़ कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है या फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर डाटा आपने ट्रांसफ़र करना है, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। इसके बाद फिर टोपोलॉजी नीचे कौन सी यूज़ हो रही है वो यहाँ पे देख के उसी के हिसाब से जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसके अलावा सिग्नल्स मीन्स के डाटा आपका रेडियो वेव्स में जो है ट्रांसफ़र होगा, माइक्रोवेव्स में होगा या किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, वो सारा जो है फिजिकल लेयर के ऊपर जो है डिसाइड किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है OSI मॉडल की जो है 7 लेयर्स हैं जिनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है वो TCP मॉडल है। TCP मॉडल जो है इसके अंदर जो है 7 की बजाय 4 लेयर्स हैं, यानी फर्स्ट 3 लेयर्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को मिला के फिजिकल लेयर एक ही लेयर जो है वो बना दी गई है। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है और लास्ट पे हमारे पास जो है फिजिकल लेयर आप उसको कह सकते हैं, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों को जो है मिला के एक ही लेयर बना दी गई है जिसको आप फिजिकल लेयर कह सकते हैं। या जो आपकी बुक के अंदर अगर आप देखें
तो बुक के अंदर ये 3 लेयर्स को इकट्ठा करके एप्लीकेशन लेयर बना दी गई है। TCP/IP मॉडल में अगर देखें तो 4 लेयर्स हैं हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क और फिजिकल लेयर। TCP/IP मॉडल को OSI मॉडल से पहले बनाया गया, ये उससे पहले जो है फिजिकली ये यूज़ हो रहा था, जबकि OSI मॉडल जो है ये सिर्फ रेफरेंस है जो थ्योरी की हद तक जिसको बनाया गया है और प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं किया गया। TCP/IP मॉडल में आप देखें तो ये OSI मॉडल की तरह से नहीं है, बल्कि इसके अंदर 4 लेयर्स हैं और ये थोड़े से मुख्तलिफ है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है प्रोटोकॉल्स हैं। TCP/IP के अंदर हर लेयर के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल हैं जो रन करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस हैं जो रन कर रहे होते हैं। TCP/IP एक हायरार्किकल प्रोटोकॉल है, यानी फर्स्ट लेयर चलेगी, फिर नेक्स्ट, उससे फिर नेक्स्ट, और इसी तरह से हर लेयर के अंदर कुछ मॉड्यूल या कुछ फंक्शन जो हैं वो अपना स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करेंगे और नेक्स्ट लेयर को जो है अपना टास्क दे देंगे। जो बुक के ऊपर आपके पास पिक्चर है उसके अंदर दोनों मॉडल्स को इस तरह से कंपेयर किया गया है कि OSI मॉडल में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर मिलके ये TCP/IP मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर बनाएंगी। फिर यहाँ पे हमारे पास जो 4th लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर है, और यहाँ पे जिसको हम सेकंड लेयर अगर आप कहें, और यहाँ पे भी उसके मुतबादिल जो है ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। इसके बाद जो 3rd लेयर अगर नीचे से हम देखें इसको तो नेटवर्क लेयर है, और यहाँ पे भी नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर उसको कहा जाता है। उसके बाद नीचे लास्ट जो लेयर हैं, 2 लास्ट लेयर हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर को इकट्ठा करके नेटवर्क इंटरफेस लेयर या सिंपली फिजिकल लेयर इसको कहा जाता है, कंबाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं TCP/IP पोर्ट्स और एप्लीकेशंस क्या हैं। जब भी इंटरनेट के ऊपर कोई सेंडर जो है डाटा सेंड करता है तो वो किसी IP एड्रेस के ऊपर जो है डाटा को सेंड करता है और किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर जो है डाटा सेंड करता है, और इसी तरह रिसीवर जो है उसकी भी अपना एक IP एड्रेस होगा और कोई पोर्ट नंबर होगा। 65,535 IP पोर्ट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। IANA इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, IANA ये आपके जितने भी IP एड्रेस हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है। अब अगर दोनों मॉडल्स को कंपेयर किया जाए तो TCP/IP जो है स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, और OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। TCP/IP लेयर के अंदर 4 लेयर्स हैं और यहाँ पे आपके पास 7 लेयर्स हैं। TCP/IP को DoD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के अंदर बनाया गया, जबकि इसको जो है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है डेवलप किया। TCP/IP मॉडल एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, जबकि OSI मॉडल जो है ये आपके पास थ्योरेटिकल मॉडल है, यानी थ्योरी की हद तक इसको बनाया गया है, प्रैक्टिकल इसको जो है अप्लाई नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में भी यही कुछ बताया गया है कि TCP/IP इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OSI मॉडल, यानी OSI मॉडल में जो थ्योरी या जो रेफरेंस मॉडल दिया गया है उसको TCP/IP में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको यूज़ किया गया है। TCP/IP सूट इज़ बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के ऊपर है, यानी हर लेयर के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन जो हैं प्रोवाइड करते हैं। OSI मॉडल के अंदर भी हर लेयर के अंदर जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं जो डिफरेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विचिंग की। तो हमारे पास 2 तरह के स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो पहले हम बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या है कि एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ जो है वो पहले डेवलप किया जाता है सेंडर से लेकर रिसीवर तक, यानी एक लिंक जो है फिजिकली इस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर से रिसीवर तक। पहले हम डायग्राम में इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ अगर आप देखें कि ये अगर सेंडर है और इस तरफ हम कहें कि ये अब रिसीवर है, तो दरम्यान में ये डिफरेंट एक्सचेंज हैं या टेलीफोन एक्सचेंज हैं जो डिफरेंट सर्किट्स जो है मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे ये सेंडर जो है इस रिसीवर को जो है डाटा सेंड करना चाह रहा है या कॉल करना चाह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये एक सर्किट जो है मेंटेन होगा, ये कंप्लीट एक पाथ जो है यहाँ पे मेंटेन होगा सेंडर से लेकर रिसीवर तक। ठीक है, अगर इसी तरह से
यहाँ कोई और यहाँ पे हमारे पास कोई और जो है यहाँ पे रिसीवर होता, उसके साथ अगर हमने कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना होता तो यहाँ से इस तरफ जो है कनेक्शन मिलता और यहाँ से इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास जो है सर्किट एक बन जाता। तो ये एक कंप्लीट सर्किट बनता है, उसके बाद जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। इसको हम जो है टेलीफोन नेटवर्क के अंदर कुछ इसी तरह से काम होता है। तो अब आप जो है इसके जो है अब हम इसके कुछ पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग, द बैंडविड्थ यूज इज फिक्स। जो भी यहाँ पे बैंडविड्थ आपको मिलती है जब एक कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो फिक्स होती है, उसी पे आपकी सारी कॉल जो है वो चल रही होती है। दूसरी, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इज इंक्रीज एज ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल इज यूज। जो आपके पास क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि आपके पास डेडिकेटेड एक ही लाइन आपको मिली होती है, तो उसके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन की जाती है वो आपके पास उसकी क्वालिटी जो है ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि उस डेडिकेटेड लाइन को कोई और जो है वो यूज़ नहीं कर रहा होता, तो वो एक बेहतर क्वालिटी के साथ आपको जो है कॉलिंग जो है इसके अंदर जो है प्रोवाइड की जाती है। द रेट एट विच द डाटा इज ट्रांसफर इज फिक्स। यहाँ पे जो भी आपने जो भी लाइन आपने ली है, डेडिकेटेड लाइन ली है, जो भी उसके अंदर ट्रांसमिशन रेट है वो जो है वो फिक्स होगा, यानी वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि वो अकेले आपके लिए ही वो उस वक्त जो है एक पूरा कनेक्शन बनेगा, तो उस कनेक्शन के ऊपर जो भी आपके पास ट्रांसमिशन रेट आपको दिया जाएगा वो फिक्स होगा। वाइल स्विचिंग नो टाइम इज वेस्टेड इन वेटिंग, यानी जब भी आप कोई कनेक्शन बनाते हैं या जो भी आप नंबर आप मिला रहे होते हैं तो वो फ़ौरन जो है उस वक्त आपका जो कनेक्शन एक बन जाता है तो उसके बाद फिर आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपका डाटा जो है लगातार जो है उसके अंदर जो है मूव कर रहा होता है। इट इज़ प्रेफर्ड व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ लॉन्ग एंड कंटिन्यू। इस तरह की कम्युनिकेशन जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या लगातार जब कम्युनिकेशन आपकी हो उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर ही है, सर्किट स्विचिंग जो है बेहतर रहती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, उनको भी देख लेते हैं। सिंस डेडिकेटेड चैनल आर यूज द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज मोर, क्योंकि डेडिकेटेड से आपके पास जो है चैनल्स होते हैं तो आपको ज़्यादा बैंडविड्थ जो है वो चाहिए होती है। सिंस डेडिकेटेड चैनल आर यूज द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज मोर, क्योंकि आपके पास डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं, मखसूस चैनल्स जो किसी एक बंदे को जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे बैंडविड्थ आपको ज़्यादा चाहिए होती है ज़्यादा डाटा को सेंड करने के लिए। द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट फुल, यहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास रिसोर्सेज होती हैं वो एक ही जब जिसको भी वो लाइन दी जाती है उसके साथ वो फिक्स हो जाती हैं, तो वो फुली इस्तेमाल नहीं की जा सकती। यानी फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को अगर इस तरह से सर्किट स्विचिंग के साथ आप कनेक्ट कर देते हैं और वो दूसरा कंप्यूटर जो है वो दूसरा कंप्यूटर किसी रिसोर्स को जो है वो यूज़ कर रहा है, तो जब तक ये डेडिकेटेड लाइन इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो है वो फिक्स रहेगी तो वो जो भी रिसोर्सेज हैं वो कोई और जो है उनको यूज़ नहीं कर सकेगा। Since a dedicated channel has been used, the transmission of other data become impossible. तो जो भी आपके पास डेडिकेटेड चैनल जिस काम के लिए यूज़ किया जाएगा उसी काम के लिए ये जो है यूज़ होगा, वहाँ पे आप फिर कोई और डाटा जो है वो सेंड नहीं कर पाएंगे। The time taken by the two station for the establishment of the physical link is too long. जब आप कोई भी लिंक जो बनाएंगे तो उस लिंक के बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। सर्किट स्विचिंग इज एक्सपेंसिव बिकॉज एवरी कनेक्शन यूज ए डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश्ड। ये एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, महंगा पड़ता है जो आपके पास सर्किट स्विचिंग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लिंक बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर विल बी मेंटेन until and unless the user terminates the link. जब लिंक बन जाता है तो उसमें आप डाटा सेंड करें या ना सेंड करें, लेकिन वो आपके पास वो लाइन जो है डेडिकेटेड आपके लिए ही हो जाती है और कोई और उसको यूज़ नहीं कर पाता। तो इस तरह से जब तक वो लिंक बना रहेगा वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि अगर आप डाटा सेंड नहीं कर रहे तो उस वक्त में कोई और भी जो है उस डाटा को सेंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमने इसको समझ लिया कि ये आपके पास अंदर एक सर्किट बनेंगे
स्विचिंग ऑफिस, जैसे आपकी एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज है तो वो कुछ इसी तरह से काम कर रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है या जो आपका मैसेज होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाता है और हर पैकेट के ऊपर जो है आईपी एड्रेस जो है वो लगा दिया जाता है। तो वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ वो पैकेट जो है इंडिविजुअल जो है मूव करता है और हर पैकेट का जो पाथ है वो डिफरेंट हो सकता है। पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ। फर्ज करें ये हमारे पास एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच हैं और दरम्यान में राउटर्स लगे हुए हैं। फर्ज करें हम कंप्यूटर ए से जो है डाटा को कंप्यूटर बी के अंदर जो है वो सेंड करना चाह रहे हैं। तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर फर्ज करें ये हमारे पास एक फाइल है, तो इस फाइल को सबसे पहले पैकेट्स के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद ये पैकेट्स जो हैं ये नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट पाथ के ऊपर मूव करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, यानी डिफरेंट राउटर्स के ऊपर ये मूव करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही पाथ के ऊपर जाएं, जैसे हमारे पास जो है सर्किट स्विचिंग के अंदर होता है कि एक ही पाथ जो है वहाँ पे जो है यूज़ किया जाता है, जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर ये है कि डिफरेंट पाथ जो है यूज़ किए जाएंगे और डेस्टिनेशन तक जो है ये आपके डिफरेंट पैकेट जो है आउट ऑफ ऑर्डर वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर इनको जो है एक तरतीब में किया जाता है, जिस तरतीब में इनको भेजा जाता है, यानी सीक्वेंस में इनको दोबारा कन्वर्ट किया जाता है उसी फाइल के अंदर और एक पूरी फाइल हमारे पास आ जाती है। जबकि अगर हम सर्किट स्विचिंग के अंदर देखें तो सर्किट स्विचिंग के अंदर फर्ज करें कि ये हमारे पास नेटवर्क है, तो इसके अंदर पहले जो है डेडिकेटेड पाथ एक जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा, यानी एक पाथ होगा और उसी के ऊपर जितना भी हमारा डाटा होगा वो मूव करेगा। किसी और पाथ के ऊपर डाटा जो है वो मूव नहीं करेगा, बल्कि जितने भी यहाँ पे जितना भी डाटा होगा वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है एक ही पाथ को फॉलो करेगा। तो हम आगे इसके देख लेते हैं कि डिफरेंट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि जैसे ही पैकेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं तो डेस्टिनेशन को जो है ये सेंड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो दरम्यान में हमारे पास डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं या हब हैं या स्विचेस हैं, वहाँ पे हमें कोई इतनी बड़ी स्टोरेज नहीं चाहिए। वहाँ पे जस्ट प्रोसेसिंग होगी और वो पैकेट्स जो हैं ये फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। अगर कोई आपका एक लिंक जो है वो फेलियर हो जाता है या कोई एक राउटर जो है काम करना छोड़ देता है तो दूसरे पाथ से आपके ये पैकेट्स जो हैं ये डेस्टिनेशन तक या जहाँ पे ये आपने सेंड करने हैं वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल यूज़र जो हैं वो पैकेट को सेंड कर सकते हैं, यानी एक ही वक्त में किसी पाथ को बहुत सारे यूज़र जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और अपने अपने पैकेट्स जो हैं उसके ऊपर वो भेज सकते हैं। हर पैकेट के ऊपर क्योंकि अपनी सीरियल नंबर होगा, अपनी आईपी एड्रेस वगैरह होगा, तो इसलिए वो इजीली जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है यूज़ की जा सकती है कि ये जो लिंक आपके पास है या जो केबल्स आपके पास है, तो अगर एक यूज़र अपना डाटा सेंड नहीं कर रहा तो वो वेस्टेज नहीं हो रही है, बल्कि दूसरा कोई और जो है यूज़र जो है अपना डाटा जो है सेंड कर सकता है। तो मल्टीपल यूज़र होंगे तो उस बैंडविड्थ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है यूज़ किया जा सकता है। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन कास्ट है, जो आपको राउटर दरम्यान में लगाने पड़ेंगे, हब लगाना पड़ेंगे और डिफरेंट जो डिवाइसेस लगानी पड़ेंगे, ये आपके लिए जो है एक्सपेंसिव हैं और एक्स्ट्रा कास्ट है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें जो है वो दूसरा सर्किट स्विचिंग के अंदर भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कास्ट वहाँ पे भी आएगी। इसके अलावा इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की वॉइस कॉल जो है वो करना चाहेंगे पैकेट स्विचिंग से, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, क्योंकि पैकेट्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीव होते हैं और डिले भी उनके दरम्यान में आता है, तो कॉल जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। तो कॉल के लिए सर्किट स्विचिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों सर्किट स्विचिंग के अंदर और पैकेट स्विचिंग के अंदर जो है डिफरेंस क्या है। तो अगर हम पहला इसका देखें तो फिज़िकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो सर्किट स्विचिंग के अंदर एक फिज़िकल पाथ आपके पास होगा
डेडिकेटेड आपके पास कोई लाइन होगी जिसके ऊपर जो है आपका डाटा जो है मूव कर रहा होगा। जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर ये होगा कि आपको कोई फिजिकल पाथ नहीं चाहिए होगा, बल्कि राउटर जो है डिफरेंट पाथ को यूज़ करते हुए आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करेंगे। सर्किट स्विचिंग के अंदर जो भी डाटा है वो एक ही पाथ को जो है यूज़ करते हुए जितने भी पैकेट्स बनेंगे या जो भी आपका डाटा होगा वो स्ट्रीम की शक्ल में एक ही पाथ के ऊपर जो है मूव करेगा। पैकेट स्विचिंग के अंदर ये है कि आपके जो पैकेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग डिफरेंट पाथ के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट नंबर 3 है कि आपको जो भी है रिजर्व करनी पड़ेगी बैंडविड्थ, जो भी आप इसके अंदर जो है सर्किट स्विचिंग के अंदर आपको जो है एक बैंडविड्थ जो है वो रिज़र्व करनी पड़ेगी शुरू में ही, चाहे उसमें आप उसको कम्प्लीटली यूज़ करें या ना करें, लेकिन आपको शुरू में ही एक बैंडविड्थ जो है वो रिज़र्व करनी पड़ेगी। जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर जो है इसके अंदर कोई जो आपके पास बैंडविड्थ है उसको रिज़र्व नहीं करना पड़ेगा। सर्किट स्विचिंग के अंदर ये है कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट हो सकती है, यानी ज़ाया हो सकती है अगर आपके पास डाटा नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको रिज़र्व कर लिया है तो उसके बाद अगर आप डाटा नहीं सेंड कर रहे तो आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल यूज़र होते हैं तो अगर एक यूज़र जो है वो डाटा नहीं भी सेंड कर रहा होता तो कोई और यूज़र जो है डाटा जो है सेंड कर रहा होता है और उस बैंडविड्थ को जो है यूटिलाइज़ कर रहा होता है। सर्किट स्विचिंग के अंदर कोई स्टोरेज नहीं होती, कोई फॉरवर्डिंग नहीं होती, एक पाथ होता है जिसके ऊपर आपका डाटा जो है मूव कर रहा होता है। जबकि पैकेट स्विचिंग के अंदर दरम्यान में राउटर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये स्टोरेज जो है ये बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, उतनी देर के लिए होती है जितनी देर में उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना होता है। यहाँ तक हम आज के लेक्चर को रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आईपी एड्रेसिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।